हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पर भी है वहाँ पर स्वस्थ है, सुरक्षित है और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। तो आज की जो वीडियो है उसका मेन पर्पस है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो शेयर करूंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये जर्नी जो है वो मदद करे, आपको कहीं पे मदद मिल जाए, कुछ सीखने को और कुछ समझने को मिलेगा इससे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो एक ऐसा फेज है जहाँ पे आधे टाइम तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम उन्हें कंसीव किया है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसा था कि जब उसी मंथ हमारे फैमिली में एक एंगेजमेंट थी। तो सबसे पहले तो वो अहमदाबाद थी, तो हम यहाँ कच्छ से ट्रैवल करके अहमदाबाद गए। वो सब मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से सब मतलब एंगेजमेंट एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ पे वड़ताल है जहाँ पे स्वामीनारायण मुख्य मंदिर है, तो हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे। और दर्शन वर्शन करने के बाद वहाँ पर बाजू में गोमती घाट है, वहां पर भी हमें दर्शन करने के लिए जाना था। लेकिन कैसा था कि वहां पे स्टेयर्स है, गोमती घाट तक जाने के लिए हमें स्टेयर्स उतर के जाना पड़ता है। तो मतलब वो जो स्टेयर्स है वहाँ बहुत टाइम से पानी है, तो मतलब वहां पे पूरी काई जम चुकी थी और वो दिख नहीं रही थी क्योंकि उसके ऊपर धूल की एक लेयर चढ़ गई थी। तो हमें मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता है कि उधर काई जमी हुई है। तो जैसे ही हम स्टेयर्स उतर के नीचे गए, तो सबसे पहले मेरी मम्मी वहां पे नीचे गई। तो जैसे ही मेरी मम्मी ने उस स्टेयर पे पैर रखा तो वो पूरी फिसल के अंदर चली गई। तो मैं उनको बचाने के लिए, जब मैं अपने पापा को बोल रही हूँ कि पापा पापा मम्मी गिर गई, तो उसके पीछे जब जैसे मैंने पैर रखा तो मैं भी उस उधर मतलब ऐसे गिर गई। तो मतलब पूरी मैं उधर गिर गई, फिर भी अच्छा वो भगवान के दर्शन करने गए थे इसलिए शायद मुझे कुछ हुआ नहीं उधर पे। तो पहला इंसिडेंट तो ये हो गया। और इस वक्त भी मुझे पता नहीं था कि मतलब मैंने कंसीव किया हुआ है। तो एक ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे हम राजकोट गए, रिटर्न में राजकोट होके यहाँ पर कच्छ वापस आना था। तो जैसे हम राजकोट पहुंचे तो वहां पर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। लेकिन ऐसा है ना कि मतलब मेरे शरीर में इतनी थकावट आ रही थी उस वक्त कि मतलब कोई मुझे, और मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी हर बात से। मतलब कोई बुलाएगा ना तो मुझे लगता है ये मुझे क्यों बुला रहा है और मुझे क्यों शॉपिंग पे लेके जा रहा है, मुझे नहीं जाना है। मतलब इतनी थकावट और इतनी इरिटेशन हो रखी थी मुझे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर भी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ये इस वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद हम बचाव आए तो एक आध वीक से हमारा पूरा घर जो है वो बंद पड़ा हुआ था। तो मैंने मतलब पहले तो पूरा किचन प्लेटफॉर्म पर चढ़ बढ़ के साफ किया। पूरा जो घर था उसमें जो सारे मतलब ऐसे धूल वूल जम चुकी थी, तो फिर वो फिर से अच्छे से साफ किया। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है। क्योंकि क्या है, एक बार हमें पता चल जाता है फिर तो मतलब एक भारी बकेट भी उठाना होता है तो हमें लगता है कि उठाओ कि नहीं उठाओ। तो मतलब ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब मेरी जो पीरियड की डेट थी वो मिस हो चुकी थी, लेकिन मुझे फिर भी पीरियड्स नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा एक बार चेक ही कर लेती हूँ। तो जब मैंने चेक किया और मतलब वो जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया, तो मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम ऐसे ब्लैंक हो गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि इस पे क्या रिएक्ट करना किया जाए। और मुझे आज भी याद है कि उसके थोड़े दिन बाद, थोड़े मतलब उसके थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद मैं जोर जोर से रोने लगी। ऐसे मतलब अनकंट्रोलेबल मेरी आंख से आंसू निकलने लगे और मुझे समझ में ही नहीं आया इसका क्या रिएक्शन दूं मैं। तो उसके बाद बहुत मेहनत करके फिर मैंने वो सब संभाला खुद को, और फिर मैंने बाहर आके ये बात अपने हस्बैंड को बताई। तो वो भी उस वक्त बहुत खुश हुए थे। तो फिर इस तरीके से हमें पता चला। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक जो है वो डॉक्टर के पास गए कंफर्म करवाने के लिए। फिर वो सब कंफर्म हुआ। और मतलब इस उसके बाद हमने अपनी फैमिलीज को ये बात बताई, मेरे मम्मी पापा को, मेरे इन लॉज को, सबको हमने ये बात बताई और सब बहुत खुश हो गए थे उस वक्त। तो इस तरीके से मुझे ये जो न्यूज़ है वो पता चली थी। उसके शायद सेकेंड विजिट पे ही हमें 6th या 8th वीक पे हमें बच्चे की हार्ट बीट भी सुनाई थी। और तब तो पता है मैं डॉक्टर के सामने ही मतलब ऐसे खुशी से मतलब ऐसे रोने लगी थी उधर ही हॉस्पिटल में ही। तो इस तरीके से हुआ। पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे सबको वॉमिटिंग होती है,
या फिर तो कोई फूड अवर्जन होता है या फिर किसी चीज़ की क्रेविंग होती है। भगवान की दया से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कभी किसी फूड को देख के वॉमिट नहीं हुई या फिर मुझे ऐसे भी कभी भी वॉमिट नहीं हुई। एक बार हुई थी जब मैंने मतलब ऐसे ओवर ईट कर लिया था, तो उसकी वजह से वो भी हुई थी। बाकी मुझे और कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा सच हुआ नहीं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर फिर भी मेरा बहुत हार्ड था। उसका रीज़न ये था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं एज अ टीचर स्कूल में जॉब करती थी और मेरे हस्बैंड को लंच ब्रेक 2 बजे होता है। तो मैं 1 बजे स्कूल से आती थी, फिर खाना बनाती थी और फिर हम लोग खाते थे और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती थी। तो इस तरीके से जब होता था तो मुझे बहुत थकावट होती थी। और एक मुझे होता था नोज़िया। भले ही मुझे वॉमिट नहीं होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं कुछ भी खाऊंगी ना तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगे। मैं सब कुछ खा पी लेती थी, लेकिन वो सही से मतलब ऐसे अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बस मुझे इतनी ही प्रॉब्लम थी। बाकी मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद बारी आई सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होना था तब मेरा स्कूल का टर्म भी खत्म हो रहा था, तो मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। उसके बाद मैं स्कूल नहीं जाती थी, सिर्फ घर पर ही रहती थी। लेकिन वो सब भी सही ही जा रहा था। सोनोग्राफी वोनोग्राफी भी हमने करवाई, वो सब भी सही थी। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ फिफ्थ मंथ पे के अराउंड ही शायद मुझे ये हुआ था कि एक दिन मुझे अचानक से स्पॉटिंग हुआ। और उसके अगले ही दिन हम डॉक्टर को बता दिखा कर भी आए थे, लेकिन उसके दूसरे दिन ही मुझे स्पॉटिंग हुआ। बहुत कम सा, लेकिन वो स्पॉटिंग हुआ मुझे एक ही बार। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम पर आपको स्पॉटिंग नहीं होना चाहिए। तो मतलब मैं उस वक्त बहुत 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 ज़्यादा डर गई थी। तो यहाँ पर हम गांधीधाम डॉक्टर है, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते थे। यहाँ पर लोकल हम नहीं दिखाने जाते थे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर उस दिन संडे था, जिस दिन मुझे स्पॉटिंग हुआ उस दिन संडे था। तो फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, उधर तो आज खुला नहीं होगा तो इधर ही किसी लोकल डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो हम यहाँ पर जब दिखाने गए तो ऑब्वियसली संडे था, तो क्लिनिक दोनों जो यहाँ पर थे वो दोनों ही क्लिनिक हमारे बंद थे। तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मुझे लगा कि मेरे साथ क्या ही हो गया है उस दिन। जो मैं आके घर पे आके रोई हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है और ये क्यों हो रहा है, जबकि हम कल ही डॉक्टर को दिखा के आए तब सब कुछ सही था। तो ये अचानक से स्पॉटिंग कहाँ से हुआ। तो मतलब उस दिन मैं घर आके बहुत 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 ज़्यादा रोई। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, सब कुछ ठीक ही होगा, शायद कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो फिर बहुत मेहनत से वो रात कटी हमारी और फिर सुबह डायरेक्ट हम पहले गांधीधाम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, लेकिन ये जो स्पॉटिंग है वो पता नहीं अचानक से क्यों हुई मुझे। फिर डॉक्टर ने चेक वेक किया और उन्होंने कहा कि बेबी बिल्कुल सही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई वजन वाली चीज़ उठा ली हो या फिर कुछ भी ऐसे हो गया होगा, तो शायद स्पॉटिंग हो गया होगा। तो ठीक है, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद 3-4 दिन हुए तो वापस से मुझे स्पॉटिंग हुई। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसे हो गया होगा। फिर बार बार तो हम क्योंकि डॉक्टर को दिखाने जा नहीं सकते और बार बार जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सब सही है, तो फिर मतलब ऐसे किया। फिर ऐसा मुझे 4-4 दिन के गैप पर लगभग 5-6 बार ऐसा हुआ। और मतलब ऐसे तो डर आप समझ सकते हो कि ऐसा होता है तो मतलब अंदर कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई अब क्या है, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि एक काम करते हैं, हम राजकोट डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है। तो फिर उसी दिन हम राजकोट निकले। हमने राजकोट जो है वो 2 डॉक्टर को दिखाया। तो दोनों डॉक्टर ने यही कहा कि बेबी बिल्कुल ठीक है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों स्पोर्टिंग होता है। फिर कहते हैं ना कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको भगवान के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता है। आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स जो आप करवाते हो वो नॉर्मल आती है और फिर भी आपको ऐसा होता है। तो इस मोड पे ऐसा है कि प्रार्थना जो है वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। भगवान हमारे लिए इतना करते हैं, भगवान हमें इतना कुछ देते हैं। और मैं स्ट्रांगली अब इस बात पे बिलीव करती हूँ कि मतलब अगर आप भगवान से प्रार्थना करो, आप बहुत तकलीफ में हो, आप बहुत दुख में हो,
कोई आपकी बात को समझने को, सुनने को तैयार नहीं होता है, तब एक भगवान ही होता है जो आपकी बात को समझता भी है और सुनता भी है और आपकी मदद भी करता है। अगर आप लोगों की के साथ भी ऐसा कभी कुछ होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है कि अब कहाँ जाए, किसको बताए, तो एक बार आप भगवान से प्रार्थना करना, उनसे बात करना, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर होगी, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। तो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप जो है ना अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ भी शेयर करोगे, तो वो एक की एक प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी इंसान होगा, एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीन बार सुनेगा, पांच बार सुनेगा, आपको समझाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो थक जाएगा, वो इंसान सुनेगा नहीं, गुस्सा करेगा या कुछ भी करेगा। लेकिन भगवान आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप उनके पास जितनी बार जाओगे, अपनी जितनी प्रॉब्लम्स लेके जाओगे, वो उन सबको सुनेंगे भी, और अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो उनको सॉल्व भी करेंगे। ये विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद 15 दिन तक इस तरीके से ये दौर चला, लेकिन उसके बाद अपने आप वो चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मुझे कभी स्पॉटिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने वो एनामोली स्कैन होता है जो 6 मंथ के शुरू होने पे किया जाता है, वो करवाया। वो भी हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से गया। तो इस तरीके से मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे एज सच स्पोर्टिंग के अलावा, कोई क्रेविंग की प्रॉब्लम या फिर बीपी की, या फिर कोई कोई के हाथ पैर पे सूजन आ जाती है, ऐसा कुछ भी, थकावट या वो कुछ भी मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वॉमिटिंग, ये कुछ भी मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी नहीं हुआ। तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी 8 मंथ तक मैं यहाँ कच्छ में ही थी, क्योंकि ऐसा सच मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो खाना बनाना, घर का काम करना, ये सब मुझसे इजीली मैनेज हो रहा था। तो फिर इसलिए मैं यहीं पर थी। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th मंथ पे हमारे वहाँ बेबी शावर का फंक्शन रखा जाता है, तो वो बेबी शावर का फंक्शन मेरा भी 7th मंथ पे हुआ। उसके बाद वो फंक्शन करके राजकोट ही रखा था हमने, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे रिलेटिव्स और फैमिली वाले हैं वो राजकोट में ही है, तो ऑब्वियसली सारे फंक्शंस वगैरह सब हमने वहीं रखा था। तो उसके बाद बेबी शावर के फंक्शन के बाद भी मैं वापस कच्छ ही आ गई थी। उसके बाद जब मेरा 8th मंथ शुरू हुआ, तो पहली प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा ये भी रहता है कि मतलब अभी कोई अगर अपना आसपास हो तो अच्छा रहता है, तो यही सोचकर मैं 8th मंथ पे राजकोट चली गई थी। और हमारे में ऐसा होता है कि ससुराल में ही रहना होता है, मतलब बेबी शावर के बाद मायके में नहीं जाना होता है। हमारे में ऐसा होता है कि जिस दिन आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट है, उस दिन से आपको बाल भी नहीं धोने हैं, सीधा आपको बेबी शावर वाले दिन बाल धोने हैं। और उसके बाद डिलीवरी के बाद जब बेबी का 6th डे होता है, हमारे यहाँ उसको छठी बोलते हैं, तो उस दिन ही आपको बाल धोने हैं और फिर आप रेगुलरली अपने हेयर वॉश कर सकते हो। तो ये सारे कुछ रिचुअल्स हैं जो हमारे में फॉलो होते हैं, तो वो मैंने भी किए थे। तो उसके बाद 8th मंथ पे मैं ससुराल चली गई थी और फिर वहीं रहती थी। तो वहाँ पर भी मुझे सच कोई ऐसी फिजिकली जो प्रॉब्लम है वो होती नहीं थी, नहीं हो रही थी। ना ही मुझे कहीं पे सूजन आ रही थी हाथ पैर में, और ना ही मेरा बीपी था। बीपी मेरा 9th मंथ में शायद थोड़ा सा आ रहा था, क्योंकि 9th मंथ में ऐसा था कि एक नर्वसनेस भी आ जाती है आप में कि मतलब सब कुछ कैसे होगा, डिलीवरी कैसी होगी, ये आप मतलब आपने सुना होता है ना कि ये पेन, वो पेन, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो फिर मतलब उस नर्वसनेस की वजह से, और दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो, उनकी जॉब तो यहाँ कच्छ में ही है, तो वो तो यहाँ पर ही थे। मैं मतलब वहाँ पर ऐसे अपने ससुराल में अकेली थी, तो थोड़ा वो भी रहता है कि पता नहीं कैसे होगा, सब क्या होगा। तो उस वजह से 9th मंथ में मुझे थोड़ा सा बीपी भी आता था। तो 9th मंथ के लिए के रूटीन चेकअप के लिए जब हम गए थे, तो सोनोग्राफी करके डॉक्टर ने बताया कि जो कॉर्ड होती है वो बच्चे के नेक के अराउंड उनके 2 लूप्स बन चुके हैं। तो सिंगल लूप हो तो फिर भी वो निकल जाता है, लेकिन 9th मंथ पे क्या होता है कि घूमने के लिए बच्चे के पास स्पेस भी कम होता है। और अगर 2 लूप हो गए हो तो मतलब ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है उन दोनों लूप्स को निकलना, और ये भी हो सकता है कि अभी एक और लूप भी हो जाए।
तो फिर क्या होता है कि वो जो कॉर्ड है वो काफ़ी टाइट हो जाती है। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि मैं आप लोगों को ये मतलब सजेस्ट करती हूँ कि अगर अभी बेबी का वेट भी सही है और टाइम भी सही है तो चाहे तो हम सी सेक्शन से बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं, या फिर तो आप चाहो तो फिर आप वेट भी कर सकते हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें इमरजेंसी सी सेक्शन भी करना पड़े। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, अभी टाइम भी सही है और अगर बेबी का वेट भी सही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर होता है या फिर तो सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर होता है। मेन पॉइंट तो यही है कि मदर और बेबी वो जो है वो सेफ रहने चाहिए। तो फिर हमने फैमिली में मिलके ये डिसाइड किया कि ठीक है, तो फिर हम सी सेक्शन करवा लेते हैं। और मेरी डिलीवरी की जो डेट थी वो 29 मई थी और हमने 15 मई को जो है वो सी सेक्शन करवा के डिलीवरी करवाई थी। तो 15 मई को जब मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए तो कहते हैं ना कि मतलब उस वक्त कोई डर नहीं लगता है, उस वक्त एक एक्साइटमेंट होती है। ऐसा लगता है कि फाइनली जिसका वेट हमने 9th मंथ किया था, तो वो बेबी जो है वो कुछ देर के बाद हमारे बीच में होगा, हमारे साथ होगा। तो जब सी सेक्शन के लिए मुझे लेके गए थे तब मतलब जब मुझे रोने की आवाज़ जैसे ही आई ना, तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि ठीक है, अभी बेबी तो आ ही चुका है। तो फिर मैंने मतलब हॉस्पिटल के बेड में पड़े-पड़े ही मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल? हालाँकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बॉय है या गर्ल है, लेकिन एक एक्साइटमेंट होती है ना जानने की। तो पता नहीं, डॉक्टर भी वैसे जनरली वहाँ पे बताते नहीं है, लेकिन मुझे बता दिया था कि बेबी बॉय है। तो मतलब सबसे पहले मुझे ही इस बात का पता चला था कि बेबी बॉय हुआ है। बाहर भी किसी को नहीं बताया था उन्होंने कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इस तरीके से मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में फ़ॉलो की है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं हर रोज़ सुबह सोक्ड आलमंड्स एंड अखरोट ये रोज़ सुबह कंज्यूम करती थी। साथ ही साथ सुबह-शाम 2 टाइम प्रोटीन पाउडर के साथ मिल्क भी लेती थी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर का बना हुआ खाना ही खाती थी। बाहर का फूड जो है वो जंक है, वो मोस्टली मैंने अवॉइड किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं खाया है, लेकिन जब तक हो पाया तब तक मैंने उसको अवॉइड किया है। तीसरी चीज़ जो है वो गर्भ संस्कार, वो भी मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉलो किया है, जिसमें बच्चे के साथ बातें करना या फिर बच्चे को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना या फिर प्रेयर्स, ये सब मैंने फॉलो किया था। उसमें से योगा और ध्यान और हल्की फुल्की सी वॉक, ये भी मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी की है। उसके बाद 8-9 मंथ पे जब मैं राजकोट चली गई थी तो वहाँ पर क्या होता था कि रोज़ मैं मंदिर चली जाती थी, जिसकी वजह से मेरी वॉक भी हो जाती थी, भगवान के दर्शन भी हो जाते थे और मंदिर के लोगों में जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, मंदिर में जाके जो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, वो भी मेरे लिए अच्छा खासा काम करती थी। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैं भी प्रेगनेंसी में फॉलो करती थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।